नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं हिंदी अक्षतीज भाग 1 पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा। बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कथा प्रेमचंद जी ने लिखी है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। इस कथा में मनुष्य के पशु प्रेम और पशुओं को अपने स्वामी के प्रति प्रेम लगाव का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं और स्वतंत्रताओं के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया गया है। जितना हो सका उन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की और बहुत अच्छी ये कहानी है। लेखक का मानना है कि जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन होता है, यानी नासमझ होता है, जिसको समझ नहीं होती। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी अन्य रूप में नहीं देखा गया, यानी गधे को कभी भी गुस्सा नहीं आता। गधे का यही सीधापन अफ्रीका में दुर्दशा झेल रहे भारतवासियों में भी है। यानी अफ्रीका देश में भारतीय गधे की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी उनके अंदर कभी भी गुस्सा वगैरह नहीं आता। वो जो कुछ भी मिल रहा है वो झेल रहे हैं। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। झूरी जो बैलों को पालने वाला है, जिसका काम है खेतीबाड़ी का, उसके पास दो बैल हैं जिसका नाम है हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इनकी सुंदरता बहुत अच्छी है, लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते रहते थे। झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झुरी से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। एक बार झुरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश की थी, परंतु झुरी का साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने घर तक ले गया था। इसने इन्हें बांध कर रखा और सूखा चारा खाने के लिए दिया। रात को दोनों रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो उन्हें अपने गले लगा लिया। आसपास अन्य लोग भी वहां एकत्र हो गए, यानी इकट्ठे हो गए तथा तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके भाई के पास से ये भागकर वापस आ गए थे। उसने मजदूर को इन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने के लिए कहा, यानी सूखा चारा ही देने के लिए कहा। झूरी ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना दी कि मालकिन ने केवल सूखा भूसा यानी सूखा चारा देने को ही कहा है। अगले दिन झूरी का गया नामक साला फिर आकर हीरा और मोती को ले जाता है। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। रास्ते में एक बैल गाड़ी को खाई में गिराना चाहता है, परंतु हीरा संभाल लेता है। घर पहुंचकर वह दोनों को मोटी रस्सियों में बांधता है और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को देता है। वह अपने बैलों को खली चुन्नी आदि सब कुछ देता है। वह हीरा और मोती को खूब काम लेता है। गया की लड़की को इन पर दया आती है। वह चोरी छुपे उन्हें एक एक रोटी खिला देती है। एक रात ये दोनों रस्सी चबा कर भागने की सोच रहे होते हैं तो गया की लड़की उन्हें खोल कर भगा देती है और चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं।
गया गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु ये दोनों भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें भूख लगती है तो मटर के खेत में चरने लगते हैं। पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगते हैं। तभी एक सांड इनकी तरफ आता है। दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं और उसे मारकर भगा देते हैं। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस जाते हैं। तभी दो आदमी लाठियां लेकर दोनों को घेर लेते हैं। हीरा निकल जाता है पर मोती फंस जाता है। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक जाता है। दोनों को पकड़कर काजी होश में बंद कर देते हैं। काजी होश होता है जो वहां पर आवारा पशुओं को रखने का स्थान होता है। वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वहां अन्य जानवर गधे, भैंसें, बकरियां, घोड़े आदि भी बंद थे। हीरा मोती कोशिश करके कोजी हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं। सभी जानवर भाग जाते हैं परंतु गधे नहीं जाते, तो मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल देता है। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाते क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट रही थी। सुबह होने पर कोजी हाउस के चौकीदार आदि मोती की खूब मुरम्मत करते हैं, यानी खूब उसकी पिटाई करते हैं और उसे मोटी रस्सी से बांध देते हैं। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन एक दड़ियल व्यक्ति इन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले चला। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है, यानी उनका रास्ता जाना पहचाना लगा। यहीं से झुरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया जो उनको नीलामी में लेके आया था। बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा कि ये उसके बैल हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग हिलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर और दाना खाने के लिए दिया गया। झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी दोनों बैलों को वापस अपना घर मिल गया। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहां निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। नंबर 1, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे। पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हो गए हैं। जिस प्रकार बच्ची अपनी मां से दूर हो गई है, उसी प्रकार बैल भी अपने मालिक से दूर हो गए हैं। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली मां पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा और मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि उसके घर में वह अपने बैल को तो अच्छे से चराता था, लेकिन हीरा और मोती को केवल सूखा चारा ही मिल रहा था। आगे प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से
नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, एकता में शक्ति होती है, क्योंकि दोनों बैल मिलकर समस्या का सामना करते हैं। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए, जैसे एक बैल दूसरे के साथ में दूसरे के विषय में भी सोचता है। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक बैल भाग नहीं पाता तो दूसरा उसके लिए रुक जाता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। जिस प्रकार वे दोनों बैल तो भागने में समर्थ हैं, लेकिन वे अन्य पशुओं को भी वहां से भगाने में अपना योगदान देते हैं। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार वे बैल दोनों भागने के लिए, आज़ाद होने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है कि यह मूर्ख है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि वह डंडे खाता रहता है, सहन करते रहता है, उसको गुस्सा भी नहीं आता। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि वह उसकी सहनशीलता और सरलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया, कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। जिस प्रकार गधे वहीं पर रहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब देखो, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। उन दोनों के साथ अनेक घटनाएं घटी, जिसमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे नंबर 1, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी वह ये सोचते हैं कि मेरे साथी पर बोझ न होकर केवल मुझ पर ही बोझ रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी वो कहते हैं कि नाद होता है जिसमें पशुओं को चराया जाता है या चारे के लिए, उसमें चरने के लिए कुछ डाला जाता है। तो वहाँ पर उसमें भूसा वगैरह डालने पर दोनों एक साथ उठते, दोनों एक साथ वहाँ पे चरते। अगर एक चरते हुए हट जाता तो दूसरा भी वहाँ से हट जाता था। ये दोनों की दोस्ती है। आगे आता है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। यानी हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही कोजी हाउस में बंदी बनाए गए। कोजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं, दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। दोनों एक साथ दड़ियल का मुकाबला करते हैं। आगे आता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा, लेखक कहते हैं कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी दयनीय स्थिति थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, यानी पुरुष उन पर अत्याचार करते थे। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, यानी अच्छे इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक
नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, यानी नारियों को सम्मान दिलाना चाहते थे। वे स्त्रियों और पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। ये मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। अब कहता है, पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं, यानी हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही पशु मनुष्य के साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। सभ्यता संस्कृति की विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता है, बच्चों की तरह प्रेम करता है। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता, वह उन्हें अपने साथ ही रखना चाहता है। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, यानी उनका जितना हो सकता है अच्छा करते हैं, अच्छे से उनको रखते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए भी जी जान से तैयार रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में इसकी विशेषताएं बताइए। मोती के उक्त कथन, यानी ऊपर कहे गए कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु है, यानी वह लड़ाई झगड़े वाला है लेकिन फिर भी उसको दया आती है, तभी तो वह कहता है कि हमारी वजह से अन्य पशु तो आज़ाद हो गए। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता, अन्यथा वह खुद भाग सकता था, लेकिन जब हीरा नहीं भाग पाया तो मोती भी वापस आ जाता है। मोती परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करने वाला, यानी भलाई का काम करने वाला है। बुद्धिमान है, दिमाग वाला है, तभी तो वह कौजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है, उनको वहां से बाहर निकालता है। मोती साहसी है, साहस तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है, दोनों मिलकर उनका सांड का मुकाबला करते हैं। मोती अत्याचार का विरोधी है, जब उन पर अत्याचार होता है तो वो विरोध करते हैं, इसलिए कौजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या आता है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित यानी रहित है, अलग है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, यानी सभी जीवों से मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके, यानी दूसरों के मन में क्या चल रहा है वह समझ सके। इतनी शक्ति मनुष्य में नहीं है। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता, केवल अपना हित सोचना चाहता है। आगे आता है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, दोनों के हृदय में खुशी उत्पन्न होती। हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध थे, यानी दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि तो भी उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। केवल एक रोटी से वो खुश हो गए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आगे आता है रचना अभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर
तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, यानी अगर अत्याचार होता है तो वो विरोध करते हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झुरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाएं। फिर कौजे होश में अन्याय का विरोध किया, बंधन में पड़े यानी बांध लिए गए। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ है। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। आगे आता है प्रश्न नंबर 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर में है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, यानी संघर्ष करते रहते हैं। ये अपने देश यानी झुरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में यानी घर में रहना पसंद नहीं है। जैसे गया के घर में गए थे तो वहाँ पे रहना उन्हें पसंद नहीं था। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं, यानी अपने घर जाने के लिए हर समस्या का सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, वे भूखे प्यासे भी रहते हैं। कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष याद दिला देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। भाषा के अध्ययन, बस इतना ही काफ़ी है। ही फिर भी जोर लगाता हूँ भी। ही और भी वाक्य में किसी वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए काम कर रहे हैं। किसी वाक्य में अगर हम ये शब्द प्रयोग करते हैं तो जोर देने के लिए, ऐसे शब्दों का निपात कहते हैं। यानी कहीं पर कोई बात पर जोर देना हो तो वहां पर इनका प्रयोग होता है और इनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। और निपात ही भी ऐसे शब्द होते हैं जो जोर देने के लिए होते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है। ही निपात है। जैसे एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी एक ही विजय ने, केवल एक ही विजय ने। तो एक ही विजय तो एक ही थी, इसको एक ही यानी जोर देने के लिए ही का प्रयोग हुआ है। अवश्य ही यानी अवश्य हो गया, एक अवश्य ही यानी निश्चित है। उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आगे आता है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, यानी दोनों एक साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद बोलते हैं जिसमें पशु चरते हैं, यानी चारा डाला जाता है। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी भी दोनों साथ में जोड़ देने के लिए। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, यानी 4 ही निवाले खाए थे। ग्रास बोलते हैं निवाले को। 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। तो ही केवल 4 ही। भी निपात आ गया। अब इसमें क्या था? कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, यानी कुत्ता भी गरीब जानवर है, यानी कुत्ते को भी थोड़ा कुछ भी मिलता है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आता है। तो भी किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद होता है दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर एक स्थायी रूप से, यानी हमेशा ही उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है फिर भी। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व यानी इससे पहले भी होती रही है, उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था,
यानी बिल्कुल भी न पीटना। फूल की छड़ी से न छूना मतलब बिल्कुल भी न पीटना। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी है, और यहाँ पर तो उनको मार पड़ी है। आगे आता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य है। क्या कहता है? मुख्य वाक्य क्या कहलाता है? मुख्य उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये उपमुख्य वाक्य हो गया। ठीक है। गौण उपवाक्य हो गया, दीवार का गिरना था। यह क्योंकि इसमें मुख्य क्या हो गया कि जो अचेत पड़े हुए जानवर थे वो चेत गए, यानी उठ गए थे। यह तो है मुख्य उपवाक्य। और गौण उपवाक्य क्या हो गया? दीवार का गिरना था। दीवार का गिरना था कि सारे के सारे जानवर उठ खड़े हुए, यानी अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। आगे आता है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य है, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण उपवाक्य है, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यानी मुख मुद्रा, यानी उसकी दशा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। यह भी मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य है, हीरा ने कहा, और गौण उपवाक्य है, गया के घर से नाहक भागे। ये गौण वाक्य हो गया। मैं बोलूंगा तो बिकेंगे, मिश्र वाक्य है। इसमें क्या है? मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे, और गौण क्या है? मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न दौड़ता। मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य में मैं बेमारे न दौड़ता, यानी उसको मारकर ही दौड़ता। गौण उपवाक्य, अगर वह मुझे पकड़ता, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे न छोड़ता। आगे आता है, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला इसमें आता है, जी तोड़ काम करना, यानी बिल्कुल मेहनत से काम करना, कठोर परिश्रम करना। भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना, किसी काम को मना कर देना। सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे, बोलते रहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, पर वह जरूरत पड़ने पर टाल गए, यानी मना कर दिया। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। जान से हाथ धो बैठना यानी मर जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी जबरदस्त लड़ाई करना, यानी जबरदस्त लड़ाई का उत्तर देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, यानी जैसा वे प्रतिद्वंदी खेले थे उनसे अच्छा भारतीय खिलाड़ी खेले। ये हो गया पाठ नंबर 1, 2 बैलों की कथा, एक्सतीज भाग 1, पाठ नंबर 1, जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, 2 बैलों की कथा। धन्यवाद।